नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। प्रधानमंत्री जनधन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन ने अपने सफल कार्यान्वयन के 7 वर्ष पूर्ण किए। 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान पंचायतों को स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए सशर्त अनुदान की अनुशंसा की। चीन ने अपने जल क्षेत्र में विदेशी पोतों को विनियमित करने के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है। 34 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों ने अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है और रेट्रो टैक्स के बारे में सरकार द्वारा मुकदमेबाजी का समाधान करने के लिए नियमों का प्रारूप जारी किया गया। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री जनधन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन ने अपने सफल कार्यान्वयन के 7 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 15वें वित्त आयोग ने 28 राज्यों में ग्रामीण प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की थी। इसका उद्देश्य वहनीय लागत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच और निम्न लागत एवं व्यापक पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुनिश्चित करना था। इसे आरंभ में 4 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बाद में कुछ संशोधनों के साथ विस्तारित कर दिया गया था। प्रत्येक परिवार के स्थान पर बैंकिंग सेवा से वंचित प्रत्येक वयस्क को प्राथमिकता दी गई थी। 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों के लिए रुपे कार्ड पर निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। ओवरड्राफ्ट सुविधा की सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया है। ओवरड्राफ्ट के लिए ऊपरी आयु सीमा को 60 से बढ़ाकर 65 किया गया है। और अब बात करते हैं योजना के तहत अब तक की उपलब्धियों के बारे में। अब तक कुल प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते 43.04 करोड़ हैं, जो कि ग्रामीण और अर्ध शहरी में 66.69% और इसमें महिलाओं के 55.47% खाते हैं। 85.6% प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते चालू अवस्था में हैं। ये दर्शाता है कि इनमें से अधिकांश खाते ग्राहकों द्वारा नियमित रूप से उपयोग किए जा रहे हैं। अगस्त 2015 की तुलना में अगस्त 2021 में खातों में 2.4 गुना वृद्धि होने के साथ जमा राशियों में लगभग 6.38 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण ने ये सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक रुपया अपने इच्छित लाभार्थी तक पहुंच रहा है और प्रणालीगत रिसाव को रोका जा रहा है। इस योजना का बुनियादी सिद्धांत ये था कि जिन लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्राप्त नहीं है, उनको बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना। ये न्यूनतम कागजी कार्रवाई eKYC यानी नो योर कस्टमर्स, शून्य शेष और शून्य शुल्क आदि के प्रावधान के साथ बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोलना इसका लक्ष्य था। इसके अलावा असुरक्षित को सुरक्षित बनाना इसके बुनियादी सिद्धांतों में से एक था, जिसके तहत निःशुल्क दुर्घटना बीमा के साथ स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी किया गया है। साथ ही गैर वित्त पोषित लोगों का वित्त पोषण किया गया है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म बीमा, खपत के लिए ओवरड्राफ्ट, सूक्ष्म पेंशन और सूक्ष्म ऋण का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 स्तंभ हैं। बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, प्रत्येक पात्र वयस्क को 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ मूल बचत बैंक खाता, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण, सूक्ष्म बीमा और असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना। अगली खबर पेपर 3 से संबंधित है। 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान पंचायतों को स्वच्छ जल और स्वच्छता के लिए सशर्त अनुदान की अनुशंसा की। 15वें वित्त आयोग ने 28 राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों और पंचायतों के लिए कुल 2,36,805 करोड़ रुपए की संस्तुति की है। इसमें 5वीं और 6ठी अनुसूची के क्षेत्र एवं अपवर्जित क्षेत्र भी शामिल हैं। कुल निर्धारित अनुदान में से 60% को सशर्त अनुदान के रूप में निर्धारित किया गया है, जबकि 40% बिना शर्त का है। सशर्त अनुदान का उपयोग पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण की आपूर्ति में किया जाएगा। इसके अलावा स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति का अनुरक्षण, जिसमें कि घरेलू अपशिष्ट का प्रबंधन और उपचार तथा मानव मल और गाद प्रबंधन में इसका उपयोग किया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन पेयजल और स्वच्छता विभाग 15वें वित्त आयोग के सशर्त अनुदान के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए नोडल विभाग होगा। ये वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को सशर्त अनुदान जारी करने की संस्तुति करेगा। इसके तहत 15वें वित्त आयोग से संबद्ध अनुदान का काफी महत्व है। ये जल जनित रोगों में कमी लाएगा और स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में
कमी आएगी और कठिन परिश्रम से बचाव आदि में अत्यधिक लाभ होगा। आइए अब आपको बताते हैं वित्त आयोग के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। ये संघ तथा राज्यों या विभिन्न राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिश करता है। 15वें वित्त आयोग को वर्ष 2020 से 2025 के दौरान पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के लिए अनुपूरक संसाधनों के लिए राज्यों की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपायों की संस्तुति करने के लिए अधिदेशित किया गया है। चीन ने अपने जल क्षेत्र में विदेशी पोतों को विनियमित करने के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है। चीन ने नए समुद्री नियमों को अधिसूचित किया है। इनके तहत चीनी जल में प्रवेश करने वाले पोतों को कार्गो के विवरण की सूचना प्रदान करनी होगी। इनमें रेडियोधर्मी सामग्री, बल्क ऑयल, रसायन और अन्य आपूर्तिकर्ता पोत शामिल हैं। आइए अब आपको बताते हैं नए नियमों से संबंधित मुद्दों के बारे में। इससे प्रादेशिक संघर्ष बढ़ने की आशंका है, क्योंकि यदि चीन विवादित दक्षिण चीन सागर और ताइवान जलडमरू मध्य में इन नियमों को कठोरता पूर्वक लागू करता है तो इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने की संभावना है, क्योंकि फिलीपींस, वियतनाम, चीन, ब्रुनेई, ताइवान और मलेशिया इतिहास और भौगोलिक आधार पर समुद्र पर भिन्न भिन्न और कभी कभी अतिव्यापी क्षेत्रीय दावे प्रस्तुत करते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन हो सकता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि वर्ष 2016 में चीन ने समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय माध्यस्थम न्यायाधिकरण निर्णय को अस्वीकार कर दिया था। इसमें कहा गया था कि चीन 9 डैश लाइन के भीतर जल क्षेत्र में संसाधनों के ऐतिहासिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकता, जिसमें अधिकांश दक्षिण चीन सागर शामिल है। नौ संचालन की स्वतंत्रता पर बल देने के लिए बीजिंग दावों को चुनौती देते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी नौसेना अभियान का संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा भारत पर इसके प्रभावों की बात करें तो भारत का 55% से अधिक व्यापार दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरू के माध्यम से होता है। साथ ही भारत दक्षिण चीन सागर के तटवर्ती देशों के साथ तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग सहित कई गतिविधियां संचालित करता है। आइए अब बात करते हैं सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना के बारे में। लगभग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने अब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अब तक दिल्ली और पश्चिम बंगाल सहित कुल 34 राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालनरत हो गई है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लगभग 75 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। आपको बता दें कि ये विस्तार जून 2021 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय का परिणाम है। इस निर्णय में सभी राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को 31 जुलाई तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना प्रणाली को लागू करने का निर्देश दिया गया था। शेष 2 राज्यों असम और छत्तीसगढ़ को अगले कुछ महीनों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत शामिल करने के लिए लक्षित किया गया है। एक राष्ट्र एक योजना के तहत राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी से काफी लाभ होगा। इससे सतत और गतिशील राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कवरेज हो सकेगा, अधिकतम क्षमता का उपयोग हो सकेगा, क्योंकि इसके तहत अब खाद्य सुरक्षा पोर्टेबल हो गई है। दूसरा लाभ है लाभार्थियों का उनकी सुलभता के अनुसार पुनः संरेखण और उचित मूल्य की दुकानों या सेवाओं का बेहतर विकल्प सुनिश्चित हो सकेगा। जैसा कि अप्रैल 2020 से जुलाई 2021 के दौरान 33 करोड़ कोविड अवधि के दौरान पोर्टेबिलिटी संव्यवहार देखे गए। तीसरा है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली सहायक सुविधा। इसके तहत 60 लाख मीट्रिक टन का अनाज वितरण हुआ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की खाद्य सब्सिडी प्रदान की गई। और चौथा है खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता और विश्वास और आर्थिक केंद्रों की ओर श्रमिकों के प्रवास को बढ़ावा। वर्ष 2014 में 3.9 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटा दिए गए। रिसाव में बचत देखी जाए तो ये लगभग 30,000 करोड़ रुपए खाद्य सब्सिडी प्रति वर्ष हुई। इसके अलावा लगभग 15 करोड़ फर्जी लाभार्थी हटा दिए गए। रिसाव में रोकथाम करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए खाद्य सब्सिडी प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। कोविड-19 के संकट के दौरान इसके उपयोग में और वृद्धि हुई है। राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इतने ही वैध पात्रता वाले लाभार्थियों को शामिल किया गया, जिससे कि पीडीएस में वैध लक्ष्यीकरण प्राप्त किया गया। और छठा और अंतिम है राज्यों के बीच सुलह और समायोजन और आवंटित खाद्यान्न का बेहतर और पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना मौजूदा राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी को सक्षम करता है। इससे देश में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस समर्थित उचित मूल्य की दुकान से पोर्टेबिलिटी के माध्यम से बायोमेट्रिक
या आधार प्रमाणीकरण द्वारा सब्सिडी वाले खाद्यान्नों को प्राप्त करना सुगम हो जाता है। इसके अलावा उनके परिवार के सदस्य भी अपने घरों पर उसी राशन कार्ड पर शेष बचे हुए अपनी आवश्यकता के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके आरंभ होने के बाद से इस संबंध में अग्रणी राज्य हैं। आंतरिक संव्यवहार के लिए दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात, और बाह्य संव्यवहार के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। अगली खबर पेपर 3 से संबंधित है। रेट्रो टैक्स के बारे में सरकार द्वारा मुकदमेबाजी का समाधान करने के लिए नियमों का प्रारूप जारी किया गया है। इन नियमों के प्रारूप को कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2021 के तहत लाया गया है। ये संशोधन वित्त अधिनियम 2012 द्वारा आरंभ किए गए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन उपायों में संशोधन का प्रस्ताव करता है। वर्ष 2012 में आयकर अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य भारत में पूंजीगत लाभ कर देयता के अधीन आए बिना विदेशों में निगमित संस्थाओं के तहत भारतीय व्यवसायों का परिचालन करने संबंधी कार्यकलापों की जांच करना था। साथ ही इस संशोधन अधिनियम को पूर्वव्यापी संव्यवहारों पर लागू किया जाना था। इस नियम के मसौदे में किए गए प्रस्तावों की बात करें तो इसके तहत कंपनियों और इच्छुक पक्षकारों को सभी अभियोगों को अपरिवर्तनीय रूप से वापस लेना होगा। वे इस संबंध में वचन पत्र प्रदान करेंगे कि वे भविष्य में अभियोग नहीं करेंगे। हालांकि इस पर निगरानी रखने की बात की जाए तो इसमें रेट्रो टैक्स से प्रभावित केयर्न, वोडाफोन और 15 अन्य की निगरानी शामिल है। इसके तहत पक्षकारों को दावों, लागतों, हर्जाने आदि किसी का स्थायी रूप से अधित्याग करना होगा। इस संबंध में निगरानी की बात की जाए तो यह समाधान संबंधी संभावनाओं का निर्धारण करने के लिए नियमों की प्रतीक्षा कर रही कंपनियों की निगरानी करेगा। इस संबंध में पक्षकारों को वचन पत्र देने के 60 दिनों में सभी अभियोगों को वापस लेना होगा। राहत अनुदत्त करने वाले आदेश के 30 दिनों में प्रतिदाय जारी किए जाएंगे। इस संबंध में समझौता वार्ता के लिए सरकार से किए गए संपर्क की निगरानी रहेगी। कराधान अधिनियम 2021 का उद्देश्य कर संबंधी निश्चितता लाना है। साथ ही ये सुनिश्चित करना है कि एक बार निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के बाद लंबित आयकर कार्रवाई वापस ले ली जाएगी। यदि कोई मांग उठाई जाती है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा एकत्रित की गई राशि यदि कोई है तो उसे बिना किसी ब्याज के करदाता को वापस कर दिया जाएगा। नए नियम अधिनियम 2021 द्वारा किए गए संशोधन को प्रभावी करने के लिए आयकर नियम 1962 में संशोधन करते हैं। नियमों के प्रारूप में वादों को वापस करने के लिए एक तंत्र, भविष्य के किसी भी मुकदमे से क्षतिपूर्ति और विदेशों में भारतीय संपत्ति को घेरने और मामले के चरणबद्ध निपटान के लिए समय सीमा का प्रस्ताव करते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव कराधान का मतलब है कि किसी देश को संबंधित विधि के अधिनियमित होने से पहले की अवधि के लिए किसी निश्चित उत्पादों, वस्तुओं या सेवाओं और करारों तथा कंपनियों पर प्रभार आरोपित करने के लिए कर संबंधी नियम को पारित करने की अनुमति प्रदान करता है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। भारत श्रृंखला BH सीरीज। हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने निजी वाहनों के पंजीकरण के लिए BH सीरीज की अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब किसी दूसरे राज्य में निवास करने के लिए गमन करने पर ऐसे नंबर के वाहन मालिकों को नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह इससे देश भर में राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निजी वाहनों की निःशुल्क आवाजाही और सुगम हस्तांतरण की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। आपको बता दें कि मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 47 के तहत देश में ये नियम लागू है कि वाहन मालिक मोटर यान के पंजीकरण वाले राज्य के अलावा किसी भी अन्य राज्य में मोटर यान को 12 महीने से अधिक समय तक बिना नए पंजीकरण के नहीं रख सकते हैं। हालांकि BH सीरीज की सुविधा सभी के लिए उपलब्ध नहीं होगी। ये सुविधा स्वैच्छिक आधार पर केवल रक्षा कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र की उन कंपनियों या संगठनों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जिनके कार्यालय 4 या अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में हैं। जनजातीय खाद्य पार्क ट्राई फूड। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में भारत का पहला ट्राइबल फूड पार्क खोला गया। 22 वर्ष पहले इसकी योजना बनाई गई थी। ट्राई फूड योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड यानी ट्राइफेड द्वारा आरंभ की गई एक संयुक्त पहल है। इस योजना का उद्देश्य लघु वनोपज का मूल्यवर्धन करना है। इससे स्थानीय लोगों के लिए उचित वाणिज्यिक मूल्य वाले उत्पाद और रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकेंगे।
ई गोपाल ऐप और आई मैप वेब पोर्टल का वेब संस्करण आरंभ किया गया। इन दोनों प्रौद्योगिकियों को डेयरी उत्पादों से संबद्ध किसानों की सहायता के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा विकसित किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना वर्ष 1965 में डेयरी उत्पादों को भारत के ग्रामीण लोगों के विकास के लिए एक साधन के रूप में बदलने के लिए की गई थी। ई गोपाल ऐप एक मार्केट प्लेस और एक सूचना पोर्टल है। इसका किसान प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करके पशुधन के बारे में, चिकित्सकीय एवं नस्ल सुधार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ई गोपाल डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को सभी रूपों में रोग मुक्त जनन द्रव्य यानी जर्म प्लाज की खरीद और बिक्री के साथ पशुधन का प्रबंधन करने का अवसर प्रदान करता है। आई मैप वेब पोर्टल डेयरी उत्पादों से संबद्ध किसानों को डेयरी पशुओं की बेहतर उत्पादकता के लिए वास्तविक समय आधारित जानकारी प्रदान करता है। वैश्विक स्तर पर सीसा युक्त पेट्रोल के उपयोग पर पूर्ण रूप से विराम लग गया है। आपको बता दें कि अल्जीरिया सीसा युक्त पेट्रोल का उपयोग करने वाला विश्व का अंतिम देश था। इससे पहले निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में इसके उपयोग को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2002 में वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ईंधन और वाहनों के लिए साझेदारी नामक एक पहल को आरम्भ किया गया था। अधिकांश विकसित देशों ने 1980 के दशक में ही सीसा युक्त पेट्रोल के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया था। भारत ने भी वर्ष 2000 में इसके उपयोग पर विराम लगा दिया था। सीसा युक्त पेट्रोल के उपयोग पर विराम लगने से हृदय रोग, स्ट्रोक और कैंसर से होने वाली प्रति वर्ष 10 लाख से अधिक अकाल मृत्यु को रोका जा सकेगा। ये उन बच्चों की रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा जिनका IQ लेवल लेड के संपर्क में आने की वजह से क्षीण हो गया है। गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम के SDM के प्रथम हॉट टेस्ट को सफलतापूर्वक संचालित किया। ये सर्विस मॉड्यूल गगनयान ऑर्बिटल मॉड्यूल का एक हिस्सा है। ये क्रू मॉड्यूल के नीचे स्थित होगा और दोबारा प्रवेश तक इससे जुड़ा रहेगा। गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न भूकक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन को प्रारंभ करने की स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करना है। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में 2 मानव रहित मिशन और 1 मानव युक्त मिशन सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं। सुखेत मॉडल। प्रधानमंत्री ने गांव में प्रदूषण पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय मधुबनी द्वारा अपनाए गए सुखेत मॉडल की प्रशंसा की है। इस परियोजना के तहत घरों से कूड़ा करकट या अपशिष्ट और गोबर को एकत्रित करके उसे वर्मी कंपोस्ट में बदला जाता है और कंपोस्ट की बिक्री से होने वाली आय से किसानों को LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते हैं। इस मॉडल के 4 लाभ हैं। एक तो ये प्रदूषण मुक्त परिवेश को प्रोत्साहन देगा, अपशिष्ट का निपटान करेगा, ग्रामीणों को गैस सिलेंडर के लिए आर्थिक सहायता और किसानों को जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। यमन। हाल ही में हूती विद्रोहियों ने यमन के सबसे बड़े विमानपत्तन अल अनद एयरबेस पर हमला किया है। यमन की राजधानी सना है। ये अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। इसके पश्चिम में लाल सागर और बाबल मंदेब स्थित है। इसकी स्थलीय सीमाएं सऊदी अरब और ओमान से जुड़ी हैं। यहाँ वर्ष 2015 से ही गृह युद्ध जारी है, जहाँ एक ओर सऊदी अरब द्वारा समर्थित सरकार है तो दूसरी ओर ईरान समर्थित हूती विद्रोही। इस गृह युद्ध में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा समर्थित हूती विरोधी बल और सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल भी शामिल है। आपको बता दें कि यमन में प्राचीन दीवारों वाला शहर शिबाम अवस्थित है। ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और इसके शहरी नियोजन की वजह से इसे मरुस्थल का मैनहट्टन भी कहा जाता है। मथुरा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा में मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। मथुरा, जिसे ब्रजभूमि भी कहा जाता है, ये यमुना नदी के तट पर स्थित एक शहर है। कुषाण वंश के शासन के अधीन इस शहर की कला और संस्कृति एक नए चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। उदाहरण के लिए मथुरा कला शैली लाल बलुआ पत्थर से निर्मित बुद्ध की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा को पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित हृदय योजना, प्रसाद योजना और कृष्णा सर्किट के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए, बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।